इंडियाज। हमें जितना भी आता है हिस्ट्री में उतना हम लिखेंगे, है ना। सेट कर, जो भी आपने प्री में पढ़ा है ट्राई करो, डायग्राम बनाओ, डायनेस्टी कहाँ कहाँ थी वो बताओ, क्या टाइम पीरियड था, बस लिख के मैनेज करेंगे, फिर मॉडल आंसर सब्सटेंशिएट करेंगे। इसी बहाने कवर हो जाएगा हमारा सारा, ठीक है। क्योंकि वहां पे भी लगभग जो मैनेज ही करते हैं सब। बस ये होता है कि ओवर द टाइम तुमने अगर कर लिया अभी तो दिमाग में पॉइंट्स रह जाएंगे, नहीं तो फिर वो अटक जाता है काम। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है। और दूसरा ये होगा, इस तरीके की अगर हम लैंग्वेज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दिमाग में आता है ब्रेक कैसे करना है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करना है, रेप्लिकेट करना क्या है। और जब हम घर जाके पढ़ेंगे तो पढ़ना क्या है। वरना हम एक्स्ट्रा चीज ज्यादा पढ़ते हैं, कोर वाली चीज जो यूपीएससी पूछ रहा है उस पर ध्यान जाता ही नहीं है। जैसे हमने कल गांधार का देखा, तो अधिकतर हम क्या पढ़ते थे, गांधार, मथुरा और थर्ड स्कूल जो भी है उसमें कंपैरिजन करना, अमरावती में। लेकिन लेवल तो गांधार में तीन चार टाइप और पूछ रहा है, कहाँ से बोर हो गया, उस लेवल तक बात जानी चाहिए, तो वो हमें पता चलता है पीवाईक्यू के थ्रू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दो नॉट वेरी यूजफुल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, द संगम लिटरेचर पोर्ट्रेज द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इट्स टाइम विद रिमार्केबल विविडनेस। अब इस टॉपिक से आपका संगम लिटरेचर वाला पार्ट सेटल हो जाएगा सारा, अगली बार कुछ भी पूछेगा तो आप कर लोगे उसको। ठीक है, कमेंट 150 वर्ड्स 10 मार्क, 7 मिनट्स, स्टार्ट। क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करना, सीधा क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, बस आंसर करना है। क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया है, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन लिखा आता है शीट के ऊपर। स्टार्ट करो बस। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है पहले, फिर लिख देना, धीरे धीरे हाथ चलेगा। वो मैनुअल भी नहीं किया था आपने, अब वो है चार साइड में। थे थे अवेलेबल टेस्ट, छह थे। फर्स्ट क्वेश्चन है दीप, संगम लिटरेचर वाला। देखना कैसे आपकी प्री वाली नॉलेज ही यूज होगी बिल्कुल। जो आपने पढ़ा है संगम के बारे में वही लिखो आप, बस वर्डिंग चेंज करनी है। दिमाग चलाओ, सोचो, जरूर आएगा आइडिया। एक मैप बनाओ, संगम एज कहाँ पे थी।
हाँ, वो नहीं मिला। एक बार शेयर कर लो। एक सेकंड। अब 5 ही होंगे, यहाँ बैठ जाओ बराबर। आकृति एक बार शेयर कर लेना मुझे नीचे। क्वेश्चन पेपर मिला? कौन सा दे दिया इसको? कह रहा मिला ही नहीं क्वेश्चन। कौन सा दिया? चलो भाई, टाइम ओवर। थर्ड नहीं मिला वो। थर्ड तो आकृति का है वो। चलो। हो गया सेटल? नहीं है? फिफ्थ है, थर्ड नहीं है। एक नहीं। चलो भाई, देखो, पहले तो थोड़ा बेसिक बताओगे संगम लिटरेचर के बारे में ना, कि अर्लीस्ट रिटर्न रिकॉर्ड है साउथ इंडिया की सोसाइटी के बारे में, है ना। फिर एक टाइम पीरियड बहुत जरूरी है, कि कब से कब तक, 300 BC से 300 CE तक एक टाइम पीरियड दे दिया आपने। फिर कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करता, उस टाइम कौन कौन से डायनेस्टी साउथ इंडिया में, बता दे, चेरा, चोला, आपकी पांड्याज हो गया। साउथ इंडिया ड्यूरिंग संगम पीरियड, ये मैं कहता हूँ इंट्रोडक्शन में ऐसा एक ब्रीफ कर दो आप 2 लाइन में। फिर आपको बताना क्या कह रहा है वो, कि रिमार्केबल सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस, है ना। तो पहले सोशल स्ट्रक्चर, अब पता है तो भी ठीक है, वरना ये एक स्ट्रक्चर दिमाग में बना लो, जब भी कोई सोशल स्ट्रक्चर की बात करेगा तो वहां पे सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी उसकी बात करेगा, है ना। तो एक इन्होंने बोला कि क्लैन बेस्ड होती थी, ठीक है। फिर उन्होंने बोला क्लास स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी थी, किंग, पीजेंट्स, अलग अलग स्ट्रेटिफाइड थी, ठीक है। फिर जो लैंड था उसको भी 5 तरीके से, अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रखा था। अब ये तुम्हें पैरामीटर मिल गए, जब भी सोसाइटी की बात होगी तो आप बताओगे सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी, लैंड का क्या सिस्टम था वहां पे, व्यूमेन का क्या स्टेटस था। तो व्यूमेन का आगे भी पॉइंट, वॉरियर, लवर, ठीक है, उनको ऑटोनॉमी होती थी पार्टनर चूज करने में, मतलब दे हैव ऑटोनॉमी फॉर दिस ऑल्सो। तो ये हो गया व्यूमेन के बारे में। अब आगे और देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे। ये संगम का हो गया, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर भी में, अब आते हैं इकोनॉमिक लाइफ में। फिर इकोनॉमिक लाइफ में हमने कल भी किया था, अगर आपको पैरामीटर पता है तो ठीक है, अदरवाइज यही उस टाइम भी लाइफ मोस्टली इकोनॉमिक पे बेस्ड थी, एग्रीकल्चर बेस्ड। तो एक पॉइंट एग्रीकल्चर जरूर आएगा, कल भी हमने किया था इकोनॉमिक लाइफ में, एग्रीकल्चर किया था फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ भी एग्रीकल्चर में आप बताओगे राइस, शुगर केन, मिलेट वॉज डोमिनेंट, women participated in farming and weaving, है ना। एक्सटेंसिव मरीटाइम ट्रेड विद रोमन्स, पोर्ट्स लाइक पुहार एंड मुजाइरिस फ्लरिश्ड। अब ये प्री की नॉलेज काम आ गई वहां पे। और लास्ट में पता था कि चोलास भी काफी करते थे नेवी का। तो भले ही आपको ये नहीं बताओ कि संगम में वो चीज कह रखी थी नहीं कह रखी थी, संगम वही बताएगा ना जो साउथ में हो रहा था। तो ऐसे दिमाग चलाओ, साउथ में उस टाइम क्या क्या हो रहा था वही सारी बातें लिख दो। क्राफ्ट इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल, पर्ल फिशिंग, मेटल वर्क और वर्क सिग्निफिकेंट। तो ऊपर से यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिलता है, कि भाई जब भी सोशल स्ट्रक्चर की बात आएगी हमें ऐसे करना है, सोसाइटी कैसे डिवाइड थी, फार्म लैंड कैसे क्लासिफाइड थी, वीमेन का क्या स्टेटस था, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ में एग्रीकल्चर, अगर कोई ट्रेड था वो कैसे था, है ना। उसके अलावा भी क्या था, टैक्सेशन, गिल्ड्स, वो भी कर सकते थे अगर आपको पैरामीटर चाहिए तो, ठीक है, कैसा उनका टैक्सेशन सिस्टम था। फिर उसके बाद आप देखो पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ, इट मेंशंस ऑफ द अर्ली स्टेट्स चेरा, चोला एंड पांड्या विद द हीरोइक किंगशिप आइडल्स। तो ये भी सोसाइटी के बारे में बता रहा है कि किंग को हीरो की तरह ट्रीट करते थे। फिर किंग्स पेट्रोनाइज पोइट्स, पोइट्स की काफी इज्जत थी वहां पे, है ना। पूरम पॉइंट सेलिब्रेट वेलर, एथिक्स एंड जनरोसिटी, वर्शिप फॉर मुर्गन, मुर्गन का आपने सुना था, शिवा एंड वैष्णु शोज अर्ली तमिल रिलीजियोसिटी। तो ऐसा नहीं है कि आप सोसाइटी में केवल सोशल एंगल, कल्चरल एंगल, वो सारा किसका पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है। इवन जो जस्टिस सिस्टम होगा वो भी सोसाइटी का पार्ट होगा। तो अलग अलग एंगल से लिंक करना है हमें इसको। फिर ये भी पॉलिटिकल हो गया, कल्चरल हो गया। फिर इसमें लिगेसी फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ द तमिल आइडेंटिटी एंड क्लासिकल द्रविडियन कल्चर। लास्ट में आप कंक्लूड कर दो, है ना। उसका एक पॉइंट और है, अनोन वैदिक लैंड स्टडी अर्ली इंडियन सोसाइटी एंड वैल्यूज।
मोस्टली हम सारा इंडियन सोसाइटी वैदिक लेंस से पढ़ते हैं, पर ये क्या आइडिया रहता है, नॉन वैदिक लेंस। ठीक है ना, तो अगली बार ये इसको भी स्टेटमेंट बना देगा। तो आपको पता होना चाहिए किसके बारे में बात कर रहे हैं, संगम लिटरेचर के बारे में। या ऐसे और भी चीजें हो सकती है, पर संगम लिटरेचर एक ऐसा हुई है जो नॉन वैदिक लेंस से हमें इंडियन की हिस्ट्री को समझाता है। ठीक है, बस ये हमें पैरामीटर याद रखना है, किन किन पैरामीटर में हमें आंसर करना था। नहीं पता स्पेसिफिक, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से देख लेंगे। अगली बार का सोसाइटी को पैरामीटर जनरेट करने सीख जाओ। नेक्स्ट, चोला आर्किटेक्चर। हम चोला भी जैसे हमने आर्किटेक्चर क्वेश्चन कर लेंगे तो वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट अ हाई वाटर मार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, डिस्कस 150 वर्ड्स 10 मार्क 7 मिनट्स। ये लैंग्वेज सीखना जरूरी है कि इट रिप्रेजेंट द हाई वाटर मार्क, इसको ब्रेक करना सीखिए, फिर अगली बार किसी और डायनेस्टी के बारे में पूछेगा तो तुम कंफर्टेबल रहोगे।
जो भी आपने प्री में पढ़ा है चोला के टेम्पल के बारे में लिख दो सारा, वो सब अच्छा ही होगा उस टाइम। देखो मत, इसको मत देखो, ये तो मैं बाद में देखना है, अपना दिमाग लगाओ, ये तो मैं दे ही दूंगा। जो आपने पढ़ा है वो दिमाग लगाओ, सिंपल चीजें वही लिखवा रहा हूँ मैं भी। एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा होंगे वो ऐड कर लेना बस, पहले अपना दिमाग लगाओ। और देखो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो अलग था। जो भी हम उसके बारे में पढ़ते हैं, है ना, तो कैसा मटेरियल यूज करते थे वो, तो उन्होंने शिफ्ट किया ब्रिक से ग्रेनाइट पे। ये भी हम पढ़ते हैं, ग्रेनाइट यूज करते थे। ठीक है, तो मटेरियल लिखो, इसलिए वो वाटर मार्क है, इसलिए वो डिफरेंस कर रहा है, इसलिए वो पिनेकल पे गया। क्या क्या चीज थी वो बतानी है। तो क्या मटेरियल उन्होंने यूज किया, कैसा उनका स्ट्रक्चरल डिजाइन था। तो एक डिफाइंड लेआउट था जो हमने पढ़ा था, गर्भगिरा, परदिक्ष, वो क्या होता है, अंतराला, जो हम बेसिक पढ़ते हैं चोला टेम्पल आर्किटेक्ट, वही आपको डायग्राम बनाना था। मॉडल आंसर मैंने दिया हुआ है ये वाला, इस तरीके से। ठीक है, एक टैंक होता था, है ना, गर्भगिरा होती थी, फिर आपका अंतराल होता था, है ना, असेंबली हॉल, मंडप, जो सारे। तो बस वो सिंपल डायग्राम जो हमने पढ़ा था वही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा था ये अभी तक। ये दोनों पॉइंट हो गए। फिर ऑर्नामेंटेशन, ये भी आप देखते हो साउथ में काफी कार्विंग्स और ऑर्नामेंटेशन होती है। स्पेसिफिक नहीं पता तो जनरल लिख दो, पर लिखो जरूर चीजों को। ठीक है। फिर आइकोनोग्राफी, ये हम थोड़ा स्पेसिफिक जा रहे हैं कि डोर गार्जियंस होते थे, कैसी इमेजेस यूज करते थे वो। ठीक है। फिर आप लिखो गोपुरम्स, गोपुरम्स कैसे थे उनके। बहुत बड़े बड़े गोपुरम्स जो गेट होते थे उन पे भी ऑर्नामेंटेशन होती थी, है ना। फिर एक दो एग्जाम्पल दे दो, जो जो टेम्पल के एग्जाम्पल थे वहां पे। फिर उसके बाद शिखरा, शिखरा के बारे में बताओ, और लास्ट में बताओ कि क्यों इतना डेवलप कर पाया, बिकॉज जो इंपीरियल चोला थे वो उसको पैट्रोनेज करते थे, तो पैट्रोनेज गिवन बाय द किंग्स। ये तो हो गया आपने कैसे वो रीच किया, एक वाटर मार्क या पिनेकल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। लेकिन उसके बाद एक चीज और देनी है लास्ट में, कि ये सब इतना करते थे, इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या था और उसकी क्या लिगेसी है, ये आप उसका इम्पैक्ट बताते हो। तो हिस्ट्री में हम ये चीज डाल सकते हैं लास्ट में, तो इस पूरी चीज की क्या कल्चरल आपका सिग्निफिकेंस था और क्या उसका इम्पैक्ट था। ठीक है, लास्ट में आप इससे फिर इसको ऐड करना है। ऐसे आपको सिंपल डायग्राम, अगर वो नहीं बनता टेम्पल, आप सिंपल बना लो। ठीक है, यहाँ पे गर्भगृह दिखा दो, फिर अंतराला, असेंबली हॉल, गोपुरम स्टार्टिंग में गेट जो होगा, और यहाँ पे एक टैंक था, गर्भगृह, विमाना हो गया। तो सिंपल बना दो, कोई बात नहीं, एक लेआउट होना चाहिए, टर्म्स आनी चाहिए बस। ये हो गया। ठीक है, पेट्रोनेज हो गया था। फिर लास्ट में दो तीन पॉइंट लिख दो कि भाई कैसे कल्चरल सिग्निफिकेंस था, टेम्पल फंक्शन एज द सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर। ये हम पहले पढ़ते ही थे कि पूरा वो होलिस्टिकली पूरा सिटी की तरह काम करता था, है ना। एक और, तो वहाँ पे कल्चरल, इकोनॉमिक और सोशल सेंटर की तरह काम करता। प्रमोटेड म्यूजिक, डांस, फिर यहाँ पे बताओ भारतनाट्यम और देवदासी सिस्टम इवॉल्व हुआ, तो ये सब उसके कल्चरल सिग्निफिकेंस थे।
इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेटर, जो जो बाकी बाद में इन्फ्लुएंस लेटर विजयनगर टेम्पल एंड साउथ ईस्ट एशिया। एक चीज और, सॉरी, साउथ ईस्ट एशियन मॉन्यूमेंट्स। एक चीज और बता देता हूँ आपको, जब भी हिस्ट्री में कोई आंसर लिखोगे ना, शायद मैंने पहले बताया भी होगा, तो ये देखो एक इवेंट है बी, इस पे आप आंसर लिख रहे हो, ठीक है, बी इवेंट पे। यहाँ पे बी इवेंट क्या थे, सॉरी, संगम, संगम एज, संगम एज पे आंसर लिख रहे थे, इवेंट है बी। अब कभी फंस जाओ या कुछ अगर करना हो तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दो, यानी कि ए के बारे में बता दो, आगे समझ में, कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, क्या सिचुएशन हुई कि बी इवेंट आई कभी, और आगे फिर बता दो सी, कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा और आगे कौन सी सी इवेंट आई। ये मॉडर्न हिस्ट्री में काफी चलेगा, और हिस्ट्री में ये फॉर्मूला लग जाता है कि उससे पहले क्या सिनेरियो था, जो बैकग्राउंड बताते हैं हिस्ट्री के अंदर, और उसके आगे क्या हुआ। अब इसने ये तो कहा सिग्निफिकेंस में कि इसने आने वाली जो विजयनगर एम्पायर थे उसको इंस्पायर किया, ये कंक्लूजन में तो बिल्कुल सेट हो जाएगा सी, कि इसने इसको किया। और फ्रीडम मूवमेंट में तो सब लिंक ही है, कि इससे पहले माहौल बना था, ये इवेंट उसको इसने इंस्पायर किया। तो कहीं फंस जाओ तो ये एबीसी वाला लगा देना हिस्ट्री के अंदर, काम हो जाएगा। ठीक है, चलो। जैसे हमने ज्योग्राफी में किए थे फिगर आउट, कुछ भी हो जाए लास्ट में 2 पॉइंट डालने, एक ह्यूमन एंगल और एक टेक्नोलॉजी वाला, जीआईएस और आरएस, ठीक है ना, ऐसे हिस्ट्री में ही वाला हो जाएगा। ऐसे हम कुछ टेम्पलेट बना लेते हैं, तो उससे हमारा पॉइंट जनरेशन ज्यादा हो जाता है थोड़े। फिर ये हो गया इट इन्फ्लुएंस विजयनगर टेम्पल एंड साउथ ईस्ट एशियन मॉन्यूमेंट्स। फिर नोटेबल एग्जांपल जो मैं आपको कह रहा था, ये एग्जांपल दिखा दो आप, बृहदेश्वरा टेम्पल थांजोवर में यूनेस्को हेरिटेज साइट है, गंगाईकोंडा चोलापुरम एंड अरितावेश्वरा टेम्पल दरसुम के अंदर। बस ये एग्जांपल हो गया। फिर चोला अगेन न्यू स्टैंडर्ड सेट की टेक्निक वेक्निक, वो सारे कंफ्यूजन था, 2 लाइन में छोटा कंफ्यूजन हो गया चोला। ठीक है, नेक्स्ट चोला का ये आप घर से कर लेना, एक प्रैक्टिस कर लिया। अगला हम टॉपिक लेंगे नेक्स्ट पल्लवास का, फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, सॉरी फोर्थ। estimate the contribution of Pallavas of Kachi for the development of art and literature of South India। अब पल्लवास का कंट्रीब्यूशन बताना है आपको फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है, जो भी आपको आर्ट के बारे में लगता है, उसके आर्ट का मैंने कल भी समझाया था आपको ना, आर्ट फॉर्म्स में जो जो चीजें आ रही है सब लिख दो, डांस ड्रामा म्यूजिक जो आपको लगता है। फिर लिटरेचर इसने खुद ही दे दिया कि लिटरेचर में कौन सा लिखा है, पोइट लिखा है। नहीं भी आता है तो जनरल बता दो, कुछ ना कुछ है ना, पर लिखो उसको। स्पेसिफिक मैं दे दूंगा आपको 5-10 पॉइंट, तो फिर डन हो जाएगा उससे। अभी ट्राई करो, अपना दिमाग लगाओ। ओ सॉरी, टाइम 10 मार्क, 7 मिनट्स। इसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं, कि हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे पूछ रहा है। अब तुम जब भी कोई टॉपिक पढ़ोगे तो उसकी आर्ट लिटरेचर जरूर पढ़ोगे, क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, तो टाइम बचता है फिर आपको। ये रिवर्स इंजीनियरिंग मेंस में ज्यादा काम करती है, प्री में इतना नहीं करती है। प्री में वाइड नॉलेज चाहिए, मेंस में चीजें चल जाती है कि सिलेक्टेड टॉपिक करोगे तो हो जाएगा। आर्ट एक ब्रॉड टर्म है, उसमें सब डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। किसी को भी आप कह दोगे आर्ट थी, यहाँ बना दो उसको, जो आपको पल्लवा बारे में लिख दो, कोई इशू नहीं है। कुछ टाइम पीरियड लिख दो, अगर नहीं आता है तो रूलर के बारे में लिख दो, जनरल पॉइंट्स लिखो, पर लिखो। उसी से तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो और कहाँ पे तुम्हें बिल्डअप करना है।
अभी हमें लगता है, फिर जब हम मॉडल आंसर देखते हैं तो हमें पता चलता है तो पढ़ रखा है हमने, तो पहले लिख ही लो। मैं कुछ अलग नहीं लिखूंगा, सेम चीज लिखूंगा जो तुमने पढ़ रखी है। ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से फायदा ये होता है कि इसमें अगर भले ही नहीं लिख पाओ, लेकिन आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप पॉइंट्स लिख दोगे आपने। इसलिए करो, दिमाग लगाओ। इसलिए पीवाई क्यों करवाते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ा किसी ने नहीं होता है, चाहे अपने दोस्तों से पूछ लेना, आप किसी ने नहीं पढ़ा होता। सब ट्राई करते हैं, जो लिख लेता है उसके दिमाग में बैठ जाती है चीजें।
ओवर। अब देखो, जो मैंने ग्रीन में लिखा है ना, ये तो आप लिख ही सकते थे पहले लेवल पे। क्योंकि मैं बार बार बोले जा रहा था, कहीं ना कहीं उन्होंने लिटरेचर को प्रमोट ही किया होगा। तो 2 पॉइंट तो सीधे बनेंगे इसके, देखना। पहला कह रहा है स्कल्पचर आर्ट को, ठीक है। सेकंड कह रहा है मूरल और पेंटिंग्स को। तो एक तो जो भी स्कल्पचर मूर्ति थी वो सभी प्रमोट करते हैं, तो स्कल्पचर आर्ट एक कॉमन पॉइंट आ गया। लिख देना, इन्होंने स्कल्पचर आर्ट को प्रमोट किया है। साउथ में बनी रही थी मूर्ति अलग अलग, आइकनोग्राफी पहले किया था चोलास वाले में, ठीक है। फिर मूरल पेंटिंग्स। तो पहले मैं ये वाला बता रहा हूँ, ग्रीन वाला जो बेसिक आप लिख सकते थे ये, फिर उसके अंदर एग्जांपल। और मॉडल आंसर में मैंने एक एक एग्जांपल और दे रखा है, वो और फर्दर डीप है। पर मैं बेसिक दिखाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सीधा बैठो। बेसिक दिखाना चाह रहा हूँ मैं कि कैसे आप इसको बेसिक लिख सकते थे। अब देखो, पैट्रोनेज ऑफ संस्कृत लिटरेचर, और दूसरा क्या है, प्रमोशन ऑफ तमिल लिटरेचर। ये दो मैंने कहा ही था कि कहीं ना कहीं लिटरेचर को प्रमोट करेगा। अब साउथ में दिमाग लगा लो, है ना, थोड़ा संस्कृत और तमिल को प्रमोट कर दिया। इसके अंदर आए ना आए कोई बात नहीं, वो सेकंड बात है, पर इतना तो हमें लिखना ही था स्ट्रक्चर। फिर कल्चरल लीगेसी, और फिर बाद में आर्किटेक्चरल इनोवेशन। क्योंकि कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर भी किसका, एक आर्ट का ही पार्ट है, तो मैंने उसको भी लिंक कर सकता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा माइंड को वाइड रखना है अपने को। अब इसके अंदर देखो, सेकंड लेवल पे क्या करोगे, कि स्कल्पचर में क्या क्या बना था पल्लवास के टाइम पे। अब प्री में हम पढ़ते हैं, अर्जुन पिनान्स की जो थी, ये पढ़ा था ना प्री के अंदर, डिसेंट ऑफ गंगा, तो ये हो गया, एग्जाम्पल दे दिया। मूरल पेंटिंग में टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम। अब मैंने बताया कि पल्लवास कहाँ के हैं, कांची के, तो वहीं पे आसपास क्या होगा, संस्कृत को प्रमोट कर रहे होंगे। तो पैट्रोनेज ऑफ संस्कृत, संस्कृत लिटरेचर, काची बिकम द संस्कृत हब। अब इससे आपको क्या मिल रहा है लर्निंग, अगर विजयनगर पे क्वेश्चन आ रहा है तो वहां की जो कैपिटल है, दैट बिकम द हब ऑफ, ऐसे बना देना उसको। ये चीज हम सीखते हैं। प्रमोशन ऑफ तमिल लिटरेचर, ठीक है। पोइट्स लाइक, एनकरेज पोइट्स लाइक नयमार्स और अलवार्स को पढ़ते हैं हम, इनको उन्होंने एनकरेज किया है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो आपको नहीं पता, बस हमें ऑर्गेनाइज करना है थॉट्स को अपने। फिर कल्चरल लीगेसी, प्रेसिडेंट्स फॉर चोलास एंड लेटर डायनेस्टी सेटअप। तो पहले पल्लवाज आए, उन्होंने किसके लिए, आने वाली डायनेस्टीज के लिए क्या किया, एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया। जो हम करते हैं एबीसी वाला, यहाँ भी लग गया वो, एक पॉइंट उसमें कवर कर दिया मैंने। कल्चरल लीगेसी उन्होंने दी। और आर्किटेक्चर इनोवेशन के अंदर भी, पहले कैसे होते थे आपके रॉक कट आर्किटेक्चर, फिर इन्होंने किस पे शिफ्ट किया, आपके मोनोलिथिक रॉक कट कार्विंग और आपका स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल। तो ये फिर आपका रॉक कट से लेके कहाँ पे आ गई है, स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल्स पे। तो ये सब इनकी आर्किटेक्चर में, आर्ट में, लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन था पल्लवास ऑफ कांची का। ये याद रखने अपने लोगों कि स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, लिटरेचर में तमिल संस्कृत, ठीक है, और कल्चरल लीगेसी, ये 7-8 पैटर्न कर लो। इनमें स्पेसिफिक जो होंगे उनको ऐड कर लो, ओके। और मॉडल आंसर में मैंने एक एक एग्जांपल और दे दिया, वो हायर के लिए हो जाएगा आपका, पर पहले बेसिक बनाओ अपना। क्योंकि इतना भी लिख लोगे तो काफी रहेगा, कई बच्चे इतना भी नहीं लिखेंगे। फिर वो इंट्रो, कंक्लूजन, डायग्राम, उससे करोगे 2 पेज भर जाएंगे हमारे। अगर और लग रहा है, फिर इसका आप कल्चरल सिग्निफिकेंस जो मैंने लास्ट में बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, वो ऐड कर सकते हो। वो फिर आप सीख जाओगे और द टाइप हर क्वेश्चन के साथ। टेस्ट 3 ओवर, टेस्ट 4 करते हैं। टेस्ट 4 है, टॉपिक आपके गुप्तास, पल्लवास और चालुक्यास। हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट द लेवल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुप्ता न्यूमेस्मेटिक्स आर्ट इज नॉट एट ऑल नोटिसेबल इन द लेटर टाइम्स, ठीक है। 150 वर्ड्स, 10 मार्क, स्टार्ट। इसीलिए मैंने 3 टेस्ट रखे हैं आज, सेकंड टेस्ट में केवल 2 ही क्वेश्चन है बस।
ज्योग्राफी से भी इजी रहेगी हिस्ट्री, बस वो कीवर्ड सीख लो आप, किन किन पैरामीटर पे करना है। इन्हीं पैरामीटर सारे आंसर बन रहे हैं। और चलो देखो,
वैसे इंट्रोडक्शन में तो ब्रीफ आप बता देना कि गुप्ता का पीरियड कब से कब एक्सटेंड कर रहा था, ठीक है। और अनलाइक द अर्लियर और लेटर डायनेस्टी, गुप्ता में क्या क्या था, एक इंट्रिकेट इमेजरी थी, मतलब इमेजेस का काफी यूज किया था, वो भी इंट्रिकेटली, बहुत बारीकी तरीके से। तो एक बड़ा से इंट्रिकेट इमेजरी का उन्होंने काफी यूज किया था, ठीक है। नरेटिव्स, सोशो पॉलिटिकल नरेटिव्स पॉइंट के ऊपर लिख देते तो नरेटिव्स इतना डीप काम चल रहा था। रिलीजियस सिंबोलिज्म, ठीक है। सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रिमेन अनमैच्ड, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ये चीजें उसके अंदर होती थी। अब हम बताएंगे गुप्ता क्वाइंस व्हाई दे आर एक्सेप्शनली वेल। तो एक जो हम इतनी बात कर रहे हैं कि उनकी आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, कॉमन वर्ड ही है, ठीक है ना। तो आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, इवन जो लाइफ लाइक डेपिक्शन होता था कि समुद्र समुद्र सॉरी समुद्रगुप्त जो है वो वीणा प्ले करते हुए दिखा दिया, मतलब इतना लाइफ लाइक डेपिक्शन होता था क्वाइंस के ऊपर, सोचो। तो आर्टिस्टिक एक्सीलेंस पहला वर्ड हो गया। फिर रिलीजियस थीम्स थी उसके अंदर, ठीक है। वैरायटी ऑफ डिजाइन, ये नहीं एक डिजाइन, बहुत वैरायटी थी डिजाइन के अंदर। फिर हाई क्वालिटी ऑफ मेटल्स। और लास्ट में एक है एलिगेंट इंस्क्रिप्शन, जो था बहुत एलिगेंट बना। अब ये सोचो कि कोई भी क्वाइन हो कैसे अच्छा बनेगा, इन पॉइंट से बना दो उसमें कि उसमें बहुत अच्छी से इंट्रिकेट कार्विंग्स हो, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस हो, मटेरियल अच्छा हो, अलग अलग डिफरेंट डाइवर्स थीम्स हो, है ना। और उसका एलिगेंट इंस्क्रिप्शन हो, साफ साफ ये पॉइंट लिखने दो और ज्यादा। पर बाद वाले में डिक्लाइन क्यों हो गया, सोचो। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी होगी, है ना। वो जो पेट्रोनेज है वो कम हो गया होगा, मटेरियल की क्वालिटी कम हो गई होगी, ये पॉइंट आई होप वही लिखे होंगे सब में, ठीक है। तो बस उसको फिर लास्ट में दिखा देना कि भाई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, उसके अंदर जो सिचुएशन थी मैंने दे रखी है सारा। पुअर मेटल की क्वालिटी कम होगी। और जो मोटिव्स थे, जो बहुत पहले इंट्रिकेट डिटेल नैरेटिव्स थे, उनको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। जैसे आप बताओ, राजपूत ने केवल एक दो सिंबल के, साउथ इंडिया में क्या वो मछली यूज करते थे, कोई पता नहीं, उस पर सिंपल कर दिया बहुत ज्यादा। तो उन्होंने बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया मोटिव्स को, इतना डिटेल में नहीं रखा, इसलिए वो लेवल क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। फिर कॉलोनियल कॉइन्स को आप देखो, वहां पे तो बिल्कुल उन्होंने आर्टिस्टिक जो था वो तो खत्म ही कर दिया। सारा कैसे और था, मैकेनाइज्ड और मिंटिंग से, इसलिए वो उस लेवल पे नहीं आ पाए। लास्ट में कंक्लूड कर देना, गुप्ता क्वाइन थ्राइव्ड अंडर कल्चरल प्रोस्पेरिटी एंड स्किल आर्टिशनशिप। वो बताओगे अभी, कल्चर पूरा अच्छा था वहां पे, स्किल आर्टिशनशिप थी पूरी, है ना। लेटर डायनेस्टी लैक्ड दीज कंडीशंस मेकिंग गुप्ता न्यूमेस्टिक आर्ट ट्रूली अनमैच्ड। दो लाइन में बहुत छोटे कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन लिखने इसके अंदर। स्टार्टिंग में डायनेस्टी क्या उसके मेन पॉइंट थे, लास्ट में उसका कंक्लूड करके लिख दो। हिस्ट्री में कंक्लूजन में दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल उसको समराइज कर दो बस। ये पॉइंट ब्रेक कर दो, क्यों गुप्ता कॉइन थ्राइव किए और क्यों बाद वाले डिक्लाइन किए। पांच पांच पॉइंट, 10 नंबर का था, 10 पॉइंट लिख दिए, 10 नंबर जो भी मिलेंगे, 5 से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। बस ये क्वेश्चन को ब्रेक करना, समझना और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, ये हिस्ट्री का खेल, उससे ज्यादा खेल नहीं है, क्योंकि सारी टर्म्स चीजें आपने सुनी होती है। ठीक है, गुप्ता हमने कर लिया। अब देखते हैं, डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ये रहने देते हैं, ये सिंपल कर लेना आप इसको, ये पूरा होलिस्टिक है। टेस्ट नंबर 5 पे आओ। क्योंकि एक ब्रॉड क्वेश्चन है जो गुप्ता पीरियड के और चोला पीरियड का इंडियन हेरिटेज कल्चर में बताएगा, वो आप लिख सकते हो, मैनेजेबल है वो। फिफ्थ में देखते हैं। इसके मैंने सबके मॉडल आंसर दे रखे हैं, घर पे आप लिख के मेरे को दिखा देना, कोई इशू नहीं है वो, और मॉडल आंसर एक बार चेक कर लेना। फिफ्थ टेस्ट देखते हैं, मैं यहाँ पे वो करवा रहा हूँ जहाँ पे तुम्हें कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है। भक्ति मूवमेंट्स एंड सूफीज्म, यहाँ पे हम काफी चीज लर्न करेंगे, देखो। 3 ही क्वेश्चन से ज्यादा नहीं, चलो। द भक्ति मूवमेंट रिसीव्ड अ रिमार्केबल रीओरिएंटेशन विद द एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, डिस्कस। अब सोचो, एक भक्ति मूवमेंट, हम सूफीज्म दोनों पढ़ते हैं अलग अलग। अब इसमें हमने क्या कर रहे हैं, अलग क्या चीज है, एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी पे आ गया उस मूवमेंट से रिलेटेड। इसमें भी आप देखोगे, जब भी ऐसे पर्सनैलिटी पे आ जाए, आपको पता है नहीं पता कि पर्सनैलिटी ने क्या किया था, उस मूवमेंट की फीचर्स को दिखा, सारे लिख देना, उसको पर्सनैलिटी से लिंक कर देना कि उस पर्सनैलिटी में वही काम किए होंगे, जो मूवमेंट के बेसिक है वही तो किए होंगे। अब आप देखना, लिखो इसको, फिर मैं देख आंसर डिस्कस करता हूँ। अगर स्पेसिफिक पता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने जैसे करेंगे उसको, मैं कम से कम एक बियर मिनिमम बता रहा हूँ, इतना तुम कर सकते हो। 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स, 11 मिनट्स। लिखो। चैतन्य प्रभु के बारे में बताया तो लिख दो, नहीं तो भक्ति मूवमेंट के बारे में लिख दो, पर लिखो जरूर। फिर तुम सीखोगे तुम्हें और क्या इंप्रूव करना है, बिना लिखे नहीं सीखोगे।
देखो, अगेन तुम्हें लगेगा बेसिक बात है जो हम लिख सकते थे, है ना। तो सबसे पहले तो ये वर्ड देख लो, है ना। चाहे आप कोई भक्ति का लिखो, उसमें कॉमन आएगा कि दे, बट दे एम्फेसाइज मतलब डिवोशन। डिवोशन होना चाहिए, रिचुअलिज्म का इतना नहीं। तो ये कॉमन वर्ड है। जब कीर्तन है वहां पर वो या किसी और का भी आ जाए भक्ति से रिलेटेड, सब में आप लिख देना इंट्रोडक्शन में कि एम्फेसाइज डिवोशन ओवर रिचुअलिज्म। तो ये हो गया। फिर ये रीडिफाइंड, भक्ति मूवमेंट सभी कर रहे थे, है ना। इसने अलग से क्या किया, जो भक्ति मूवमेंट के अंदर ये रीडिफाइंड, उन्होंने क्या स्टार्ट किया, इमोशनल कृष्णा वर्शिप, है ना। इन्होंने इमोशनल बॉन्ड करके कृष्णा वर्शिप ये उन्होंने स्टार्ट, रीडिफाइंड भक्ति मूवमेंट बाय स्टार्टिंग इमोशनल कृष्णा वर्शिप। फिर ब्लेंडेड एलिमेंट्स ऑफ एडवेंट एंड वेद, उन दोनों एलिमेंट्स को से ब्लेंड किया था। चैंटिंग ऑफ हरे राम हरे कृष्णा, ठीक है, सॉरी हरे कृष्णा, तो चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा इन्होंने स्टार्ट किया। ये इन्होंने बताया कि इट्स अ पाथ टू स्पिरिचुअलिटी। तो ये तो पता ही था मैं उनके बारे में। स्टोन के बारे में आप लिखो, ठीक है, अभी आगे और दिखाऊंगा, ये तो बेसिक पॉइंट है। फिर उसके बाद चैलेंजेस अपना ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी, भक्ति में यही कर रहा था, ये कॉमन पॉइंट था। फिर रिकनसाइल्ड वर्ल्डली लाइफ विद द स्पिरिचुअल लाइफ। अब ये आप अगर जनरल ऑब्जर्व भी करते हो ना, तो इन्होंने यही कहा था कि आप ये नहीं है कि आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ के स्पिरिचुअल लाइफ में लग जाओ, बैलेंस भी कर सकते हो अपनी जो फैमिली लाइफ है, वर्ल्डली लाइफ, उसको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ, ये इन्होंने बैलेंस करने, रिकनसाइल किया दोनों। तो ये भी एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। बिकॉज अगेन जो थीम, मेन जो थीम थी वो क्या थी, कि दे फोकस मोर ऑन डिवोशन रादर देन रिचुअल। तो उससे फिर वो सारे निकल गए। ये हमने कर लिया, हरिनाम हो गया, ठीक है। स्पिरिचुअल, इगैलिटेरियनिज्म, एक्सेप्टेड फॉलोवर्स फ्रॉम ऑल कम्युनिटी, यही तो कर रहे थे भक्तिमत वाले, दे एक्सेप्टेड फॉलोवर्स फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज, तो इगैलिटेरियनिज्म को प्रमोट किया इन्होंने। चैलेंज किया ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को, इंटीग्रेशन किया हाउसहोल्ड एंड लीडरशिप, लाइक मैंने बता दी, वर्ल्डली लाइफ को और स्पिरिचुअल लाइफ को, ठीक है। इसमें अगला भी यही कह रहा है कि आप भक्ति प्रैक्टिस कर सकते हो इंस्टीट्यूशन तरीके से, और जैसे डेली वर्शिप अपना, और दूसरा अपने पर्सनल लेवल पे भी। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको टेम्पल ही जाना है, तो टेम्पल भी जाओ, इंस्टीट्यूशन लेवल पे करो, पर्सनल लेवल पे भी। और ऊपर भी यही कहा था इन्होंने कि आप अपनी लाइफ को, जो हाउस होल्ड लाइफ चल रही है उसको बैलेंस करो, और स्पिरिचुअल लाइफ को भी करो। फिर लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने कुछ, ठीक है, जो जो वैल्यू लिखी है इन्होंने। फिर फॉर्मेशन ऑफ गौड़िया वैष्णविज्म, ये और इनका स्पेसिफिक हो गया, अगर ये पता है तो ठीक है, तो लिख लेना। फिर कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, इन्फ्लुएंस रीजनल ट्रेडिशन लाइक उड़ीसी म्यूजिक, मणिपुरी डांस, डिवोशन, तो ये डांस और म्यूजिक में भी काफी होता था, तो डांस और म्यूजिक का भी आप लिखोगे। फिर ये देखो ग्लोबल एक्सपेंशन थ्रू इस्कॉन, ये आप ग्लोबल एक्सपेंशन हुआ। और ये वेस्ट इम्पैक्ट ऑन वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी, इंडिया में नहीं, इंडिया के साथ साथ केवल, और बाहर वेस्टर्न की जो स्पिरिचुअलिटी उनको भी इन्होंने इम्पैक्ट किया। ये दो पॉइंट आपको पता होना, कॉमन थिंग, ग्लोबल एक्सपेंशन थ्रू इस्कॉन एंड इम्पैक्ट ऑन द वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। फिर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ भक्ति, ये सब में लग जाएगा। पहले भक्ति क्या थी, एक ऊपर से आ रही थी, जैसे पंडित जी कहेंगे, बस अब क्या हो रहा है, सब अपना अपना कर रहे हैं, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ भक्ति, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। मेड स्पिरिचुअलिटी इंक्लूसिव, ये बढ़ गई है, इंक्लूसिव सा अपना कर रहे हैं, इमोशनल एंड एक्सेसिबल टू द मासेस, ये भक्ति की लाइफ मतलब इंक्लूसिव, इमोशनल एंड एक्सेसिबल टू द मासेस, ये सारे भक्ति वर्ड में चलेगा। एंड कटिंग अक्रॉस द कास्ट, जेंडर एंड रिलीजियस बाउंड्री, इसलिए ऊपर क्या था, इक्वालिटी, ये किसी को हो जाएगा मैंने सर। चलो नेक्स्ट। अब इससे देखो आपको 17-18 पॉइंट मिल गए। अब भक्ति मूवमेंट कहीं नहीं जाएगा, इसके अंदर ही हो जाएगा सारा कुछ। वही पॉइंट लिखना है आपको, इगैलिटेरियनिज्म, ठीक है, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, वर्ल्डली लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस करना, वो सारी बात है। Sufi and medieval saints failed to modify either religious ideas and practice or outward structure of Hindu-Muslim societies to any appreciable extent. Comment. क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है समझने में, समझ लिया तो आंसर बिल्कुल सीधा मिलेगा तुमको, करो इसको। 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। ये क्वेश्चन समझ नहीं करते तो फिर समझ जाओ तुम लैंग्वेज कैसी कैसी पूछ रहे हो। 7 मिनट्स का।
ठीक को क्वेश्चन को ब्रेक करना, ब्रेक को टूटी बाकी सब खत्म हो गया। अभी ये क्वेश्चन है, अगली बार क्रिटिकली एनालाइज करवा लेगा भक्ति मूवमेंट को, लिमिटेशन पूछ लेगा, सब में यही आंसर लिखना है। कंट्रीब्यूशन पूछ लेगा। थीम यही रहेगी। अपने अपने ऐसा नहीं है तुम्हें कुछ नहीं आता, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा सूफीज्म के बारे में, भक्ति मूवमेंट के बारे में। अभी मैं दिखाऊंगा मॉडल आंसर, तब तुम्हें लगेगा ये तो, इतना तुम लिख ही सकते थे। क्यों वो सोसाइटी में इतना मेजर चेंज नहीं लेके आ पाए, उसके बारे में लिखो। क्या कमियां रह गई होंगी उनके अंदर। पर ऐसा भी नहीं है कंप्लीट चेंज नहीं लेके आए, कुछ ना कुछ चेंज भी लाए होंगे, वो भी मेंशन करना है। अदर साइड भी दिखानी है आपको। क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कमेंट, आपको कमेंट करना है।
और सूफी एंड मिडाइवल सेंट्स, ठीक है, फेल टू मॉडिफाई ईदर द रिलीजियस आइडियाज एंड प्रैक्टिस और द आउटवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू मुस्लिम सोसाइटी टू एनी एप्रिशिएबल एक्सटेंट कमेंट। तो स्टार्टिंग में आप बताओगे कि ठीक है भाई, ये थे आपके भक्ति मूवमेंट वाले मेडिवल सेंट्स सूफी वाले, है ना, उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे, है ना, पर कहीं ना कहीं एप्रिशिएबली चेंज नहीं कर पाए बहुत ज्यादा आउट। उसके पीछे रीजंस क्या थे? तो पहले आपने बता दिया, थोड़ा वो चैलेंज किया था। आर्गुमेंट सपोर्टिंग द स्टेटमेंट लिमिटेशंस ऑफ द इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट था, क्या लिमिटेशंस थी उसकी? तो आप बताओ कि भाई इसमें अभी भी परसिस्टेंस चल रही थी किसकी? रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी की। जो उलेमास थे वो अपनी तरीके से ही टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर रहे थे अपने हिसाब से, तो एक ब्रॉड लेवल पे चेंज नहीं आया था। ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, ये तो कॉम। उसके बाद देखो, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल बेसिस। सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स आर मोस्टली इंडिविजुअल या लीनियर बेस्ड, कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं था। जैसे आपका ब्राह्मण का सिस्टम चल रहा था, वैसे इंस्टीट्यूशनलाइज तो इंस्टीट्यूशनल बैकिंग, कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के साथ चल रहा है, कोई अलग कर रहा है ना। इनमें भी आगे देखेंगे काफी सारे सेक्ट थे। ठीक है, तो एक तो लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल बेस, दूसरा जो इनको इन्फ्लुएंस था वो लोकलाइज था। तो जहां पे जो सेंट हो गया वहां पे लोकलाइज इन्फ्लुएंस कर रहा था, कोई पैन इंडिया इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा था, इसलिए कोई मेजर चेंज नहीं लेके आ पाया। ठीक है, दूसरा, नो कोहेरेंट रिफॉर्म एजेंडा। हर एक का एक कॉमन एजेंडा नहीं था, किसी का एजेंडा कुछ और था, किसी का कुछ और था, तो कोहेरेंट रिफॉर्म एजेंडा नहीं था किसी का भी। कॉन्टिन्यूड सोशल एविल्स, तो ये भी देखते हैं इन्होंने काफी रिफॉर्म किया, फिर भी ये जो एविल्स थे, अनटचेबिलिटी, सती, पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज, ये तो कंटिन्यू करे जा रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, एक मेजर रिफॉर्म नहीं लेके आ पाए। फ्रेगमेंटेशन ऑफ मूवमेंट, जो मैं कह रहा हूँ कि इवन सूफी उनके भी अलग अलग ऑर्डर्स थे, चिश्ती, शुरवादी, है ना, और ऐसे ही आपके भक्ति संप्रदाय बने हुए थे, तो वो आपस में डिफरेंट सेक्ट्स थे उनके। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? फ्रेगमेंटेशन ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, लिमिटेड अपील टू अपर क्लास, मोस्टली कहाँ पे थे? लोअर क्लास में थे, अपर क्लास में तो अपील की इन्होंने ज्यादा, तो एक रिफॉर्म एक हाई इंस्टीट्यूशन लेवल से आ ही नहीं पाया कभी। अब ये देखो, खुद सोचो आप, ऐसा कौन सा पॉइंट था जो आप नहीं लिख सकते थे अगर फाइट करते तो? ठीक है, मेरी बात, ये बात चलो नहीं आएगा दिमाग में, पर एक ये कुछ समझो, उनका एक इंस्टीट्यूशनल बेस नहीं था, फ्रेगमेंटेड थे, है ना, और लोकलाइज इन्फ्लुएंस था, ये तीन चार पॉइंट तो आपको लिखना ही है। फिर आगे सोच के देखो, जो एविल्स थे वो कंटिन्यू कर ही रहे थे, है ना, मूवमेंट फ्रेगमेंटेड थी। आगे और भी किसी मूवमेंट के बारे में पूछे तो ये लिख देना आप, कि लीडर कई बार क्या होता है कि लोकलाइज इन्फ्लुएंस था, पैन इंडिया नहीं था, इंस्टीट्यूशनल बैकिंग नहीं थी, है ना, ये पॉइंट सब में आएंगे, कॉमन हो गया। पर फिर आप बताओगे ऐसा भी नहीं था बिल्कुल ही कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी था, कहीं ना कहीं उन्होंने कल्चरल सिनर्टिज्म किया, जैसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया था। ठीक है, स्पिरिचुअल डेमोक्रेटाइजेशन जो हमने ऊपर उस टाइम किया था, कि भक्ति को या डिवोशन पे फोकस किया, ये बोल सकते हो आप, रिचुअलिज्म से डिवोशन पे यहाँ पे भी, और डेमोक्रेटाइज किया गया, इंडिविजुअल कैसे भक्ति करना चाहता है वो अपने हिसाब से कर सकता है। ठीक है, फिर चैलेंज टू द कास्ट एंड रिचुअल, इस पे किया था, कास्ट सिस्टम पे और रिचुअलिज्म पे इन्होंने। प्रमोशन ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज को प्रमोट किया। ठीक है, और सोशल मोरालिटी एंड हार्मनी, ये बेसिक पॉइंट जो उन्होंने किया था। ठीक है, फिर आप बताओ कि कंप्लीटली नहीं कर पाया पर कुछ लेवल तक। दो, अनेबल टू ओवरऑल सोशल स्ट्रक्चर एंड सूफी एंड भक्ति सेंट सीडेड स्पिरिचुअलिटी रिफॉर्म। ठीक है, एक सीड उन्होंने कर दिया फॉर द स्पिरिचुअलिटी रिफॉर्म्स, एथिकल वैल्यू एंड कल्चरल इंटीग्रेशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इवेलुएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। तो भक्ति लिटरेचर के बारे में लिखो, कैसा उसका नेचर था, कैसे उसने कंट्रीब्यूट किया है इंडियन कल्चर में। तो इसके लगभग आपके भक्ति और सूफी के सारे टॉपिक कवर, लिटरेरी एंगल भी ले लिया हमने, डिवोशन एंगल भी ले लिया, लिमिटेशन भी ले ली, पॉजिटिव इम्पैक्ट ले लिया, सारे कवर हो गए।
टाइम नहीं है इसके पास। जो अभी तक दो क्वेश्चन मैंने कराए उन्हीं के वर्ड्स आ जाएंगे सेम, देखना आप। बस वही वर्ड यूज कर लो, आंसर बन जाएगा। इसको ट्राई करो, जो भी सोचते हो आप आपके लिटरेचर कैसा होगा। डिवोशन पे फोकस करेगा, लोकल लैंग्वेज में होगा, चार पांच बातें लिखो वही मत पढ़ो, अलग समझिए। इमोशनल अपील करेगा, बदलने के लिए। क्या ठीक है। हमें लगता है कि सिंपल बात पे लिखनी है, पेज भर के आना है। आज को ये खत्म करना है।
और चलो देखो कितना सिंपल था। इवेलुएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। भक्ति लिटरेचर एम्फेसाइज ऑन पर्सनल डिवोशन, वही सारी बातें हैं, कुछ अलग नहीं आएगी। इमोशनल एक्सप्रेशन एंड सोशल इक्वालिटी थ्रू रीजनल लैंग्वेज एंड पोइट्री। अभी तक जो वर्ड थे मैंने कहा अब चौथे क्वेश्चन में तो फिर वो रिपीट हो जाएंगे। तो 2 या 3 क्वेश्चन के बाद फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। उस टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन कर लो फिर सारे हो जाएंगे रिपीट। अब देखना कैसा नेचर था उनके लिटरेचर का। डिवोशनल था। और इसमें डीप पर्सनल डिवोशन टू डेटी, जैसे मीराबाई कृष्णा की डिवोशन कर रही थी, तुकार राम मिठल भाई, और लिख दो एग्जाम्पल जो भी आ रहे हैं। तो पर्सनल क्या हो रहा है, डिवोशन क्या था सारा लिटरेचर का। यूज ऑफ वर्नाकुलर, ये भी पता है कि लोकल लैंग्वेज में करते थे वो सारी। रिटर्न इन द रीजनल लैंग्वेज, तुलसीदास ने लिखा हिंदी में, अंदल तिरुवई ने लिखा तमिल में। इमोशनल इमोटिव एक्सप्रेशन, लव का, सरेंडर का, लॉन्गिंग फॉर गॉड, ठीक है। सूरदास कृष्णा के सॉन्ग हो गए, है ना, सूरदास की कृष्णा के सॉन्ग हो गए, मीराबाई के अपने पैशनेट पोएम्स हो गए। तो एक इमोटिव एक्सप्रेशन था, लोकल लैंग्वेज था, और डिवोशनल कोर था। एंटी रिचुअलिस्टिक स्टांस, वही मैंने कहा था, रिचुअलिज्म से डिवोशन की तरफ, तो वही आ गया। ठीक है। रिजेक्टेड द कास्ट एंड रिचुअल्स, कबीर के दोहा, ठीक है, एंड रविदास इक्वालिटी वर्सेस। देन पोइटिक एंड म्यूजिक स्टाइल, जो हमने किसमें किया था, चैतन्य महाप्रभु में, तो वो अब सारे रिपीट होंगे। इनके स्टाइल ही ऐसा था, पोइटिक था, म्यूजिकल स्टाइल था, हिम्स होते थे, ठीक है, सॉन्ग होते थे, क्यूपलेट्स होते थे। एग्जाम्पल नामदेश के पड़ास थे, और चैतन्य देखो आ ही गया, चैतन्य के कीर्तन हो गए, हरे कृष्णा, ठीक है। अब देखो कंट्रीब्यूशन क्या किया इन्होंने इंडियन कल्चर में। अब वही भक्ति वाला लिखो, लिटरेचर वही कंट्रीब्यूट करेगी, है ना। क्या लेके आएगी, इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करेंगे, है ना। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ भक्ति, मैं तो अभी देख ली वही बता रहा हूँ। वो तो लिखते कम से कम, इतना एफर्ट तो मारते हैं। अब देखो किसने लिखा है, इतना लिखा है। तो सोशल रिफॉर्म लेके आए, चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, एग्जाम्पल दे देना अलग अलग। कल्चरल इंटीग्रेशन जो हमने किया था, है ना। बूस्ट रीजनल लिटरेचर, और लोकल लैंग्वेज के लिटरेचर को बूस्ट किया इन्होंने, क्योंकि वर्नाकुलर में लिख रहे थे तो बाकी लोकल लेवल की लिटरेचर बूस्ट होंगी। रिलीजियस हार्मनी, हिंदू मुस्लिम, वो भी हमने ऊपर किया था पहले डिस्कस, हिंदू मुस्लिम वही पॉइंट आ गया वापस। 70-80% रिपीट हो रहे हैं सारे पॉइंट्स, ठीक है। इंक्लूसिविटी एंड एसेसिबिलिटी, ओपन स्पिरिचुअलिटी टू ऑल, ये भी वही सबके लिए ओपन कर दिया, डेमोक्रेटाइज कर दिया, ठीक है। मीराबाई, रॉयल वुमेन, रविदास, लोअर कास्ट, तो सभी एरियाज में इन्होंने कवर किया है। इन अ सेंस भक्ति लिटरेचर ट्रांसफॉर्म इंडियन सोसाइटी बाय प्रमोटिंग स्पिरिचुअल यूनिटी, सोशल रिफॉर्म एंड कल्चरल इंक्लूसिवनेस। ऐसे में अब चोला आ जाए, पल्लव आ जाए, संगम आ जाए, भक्ति आ जाए, सूफी आ जाए, तुम रेडी हो गए। जितने पॉइंट लगा लिए उतने ठीक है। नहीं बार बार क्वेश्चन करोगे तो आदत सीख जाओगे, आदत पड़ जाएगी, है ना। फर्स्ट क्लास में और आगे 10-12 क्लास का फर्क पड़ जाता है। घर जाके अपने मॉडल आंसर को अच्छे से पढ़ना है, बस इतना करना है, यहाँ पे दिमाग चलाना है। ठीक है। थैंक यू।